Amul got the market, international market, because he connected, that company connected with the British state company. Milk, what you call it, uh, the products, British company, these products, they also took these products, choose the quality, and internationally they imported that thing. Import and export, both they did the thing. Like that, do you think that all products, all new products under this or to small scale or medium scale industries, they need also that type of a brand to go to the market? ऑफ कोर्स. सो सर, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि लोकली लोग जानते हैं, तो बाहर वाले लोग, अगर आप सपोज कीजिए कुछ उड़ीसा में लोकल बना रहे हैं, अगर मैं बंगाल में बैठ के अगर मुझे पता ही नहीं है, इट कैन बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट, but if I am not aware, yes, so how does this industry grow here in Orissa? संदीप जी, आपको लंबा अनुभव है बीएससी में, मेरे हिसाब से ईस्टर्न जोन में. बिफोर आई स्टार्ट, वी कैन मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ इन दिस सेशन. मैं कोट से शुरू करूंगा. मेरा 20 साल का तजुर्बा. इससे एक ये सेशन सब इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सचेंज इज हियर, यू आर रिप्रेजेंटिंग एक्सचेंज एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग सेकेंडरी मार्केट. जब शेयर लिस्ट हो जाता है, हमारा काम शुरू होता है. हम ट्रेड करते हैं उस पर, जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रेडिंग के लिए. मैं पूरा देश जब घूमता हूँ, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, जो चाहे इवेंट हो, चाहे कस्टम मिलना जुलना जो होता है, जो रूटीन का, सब हमेशा मुझे एक चीज़, जब लोग कभी पूछ लेते हैं सर कहाँ से हैं आप, वैसे आई बेस्ड आउट इन दिल्ली, मैं कहता हूँ नहीं उड़ीसा से हूँ. जब मैं उड़ीसा को देखता हूँ दिल्ली में बैठ के और बाकी इमर्जिंग स्टेट के सामने कंपेयर करता हूँ, उड़ीसा में तो डेफिनेटली उसका पर कैपिटा इनकम डबल हुआ है पिछले 4-5 साल में. उड़ीसा की जीडीपी जो इकोनॉमी के साइज भी बढ़ा है सब्सटेंशियली वीजा वीज विद द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. अगर हम ये कहते हैं कि ठीक है हम कंपेयर उनसे नहीं करेंगे, 42 लाख की इकोनॉमी है महाराष्ट्र की, आप कहेंगे कि उनका पॉपुलेशन कितना है 10 करोड़ और हमारा पॉपुलेशन कितना है 4 करोड़ या 4.5 करोड़, और बजट क्या है 2,69,000 करोड़, और इकोनॉमी कितना है 10, इस बार जो 9.5 10.6 की प्रोजेक्शन है. लेकिन इसकी जो आप ग्राफ देखेंगे ना, ये ग्राफ बढ़ रहा है. कैसे बढ़ रहा है? वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, कुछ हद तक एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग्स वगैरह वगैरह. लेकिन जो कोर है, जो आने वाले टाइम में जो गेम चेंजर है, वो एमएसएमई है वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वो देगा और दूसरा टूरिज्म देगा. पिछले बार हमने टूरिज्म इकोनॉमी पे करा था, एक प्रोग्राम करा था. रिसेंटली तो नहीं, काफ़ी साल पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर का कोट सुना था. एक बिजनेस फंक्शन में उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि देश अभी के करवट ले रहा है, भारत एक करवट ले रहा है. मैं उसी को अगर इसमें जोड़ूं, उड़ीसा एक करवट ले रहा है. उड़ीसा यूज्ड टू बी ए पुअर स्टेट, यू नो, व्हेन पीपल टॉक अबाउट, जो तो उड़ीसा का मतलब भुवनेश्वर लोग समझते हैं. मुझे याद है रितेश अग्रवाल वाज देयर विद अर्नब गोस्वामी इन ए शो. Why I'm using the caveat, I'll come to the point. Then Arnab Goswami was there. I think it was Times Now or Republic, I couldn't remember correctly. He asked, Ritesh, where are you from? He said, I'm from Raigada. Then Arnab again asked, you are from Bhubaneswar? No, I am from Raigada. The third time Arnab asked. Then Ritesh replied. Ritesh की बात कर रहा हूँ, जो OYO के जो फाउंडर है, उन्होंने कहा नहीं, इट्स अराउंड 600 किलोमीटर भुवनेश्वर. भुवनेश्वर इज नॉट द उड़ीसा. मैं रायगढ़ से आता हूँ, अगर मैं रायगढ़ नहीं बोलूंगा तो रायगढ़ को कैसे जानेंगे लोग? तो सब तो भुवनेश्वर कटक तो खत्म हो गया ना, फिर वही भुवनेश्वर कटक सब कुछ. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत कम नोटिस पे आप इस प्रोग्राम में आए और बहुत पेशेंटली. आई अप्रिशिएट, इवन दो यू आर ए महाराष्ट्रियन, यू डोंट अंडरस्टैंड ओडिया, एंड थ्रू आउट द लास्ट 2-3 आवर्स जो मंथन हुआ है वो उड़ीसा में, उड़िया में हुआ है. आई कुड अंडरस्टैंड योर पेन. जस्ट लाइक आई वाज सिटिंग इन तमिलनाडु इन ए प्रोग्राम एंड तमिल इज गोइंग ऑन, आई कुड फील इट. और लेकिन एक एडवांटेज है, आप बंगाल में रहते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत बंगाल और उड़िया
सिमिलर है, तो आप थोड़ा हद तक समझ सकते हैं। मैं जब देखता हूं उड़ीसा को, हम थोड़ी देर पहले मैंने बात करा था कि एनएससी इमर्ज और बीएससी एसएमई, बीएससी एसएमई में कितना होगा आपका लिस्टिंग अभी तक, पूछ रहा हूं आपसे। प्रियदर्शी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपको कि आपने बीएससी को ये मौका दिया, न्यूज़ रूम ने आपने मुझे कॉल किया। सो देखिए क्या है कि बीएससी रीजन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऑफ कोर्स ईस्ट से। दूसरा ये है कि मैं मराठी नहीं हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ। सो माय फैमिली डेट्स बैक, मैंने आर फ्रॉम राजस्थान, बट मेरा जन्म ईस्ट में हुआ है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बंगाल। ओके, ग्रेट। सो जितना आप अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं ईस्टर्न जोन से, उतना ही मैं अपने आप को कनेक्टेड फील करता हूँ। इसीलिए मैंने एक आपके कॉल पे मैं अग्री किया कि मेरे को आना है। और अपना दोनों का इंटेंशन एक ही है कि अपना रीजन कैसे आगे बढ़े विथ रेस्पेक्ट टू आवर साइड ऑफ द इंडस्ट्री। सो जब एसएमई की बात हो रही है तो एसएमई में मैं बताऊं कि अभी दोनों एक्सचेंजेस मिला के वी ऑल नो। आप अपना पूछिए, क्योंकि हाँ, मेरा उसमें वो है, हम सी वी विल हैव अ कन्वर्सेशन, इट्स नॉट अ टिपिकल। सो अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी एसएमई में अभी तक 618 कंपनी लिस्टेड है। तो कितना रेज हुआ होगा कैपिटल? 618 कंपनी, मतलब आई एम रिपीटिंग 618 एसएमईज, एमएसएमईज कंपनी, बिकॉज इट वाज डिजाइन्ड, चाहे एनएससी हो बीएससी हो, उन्होंने इसीलिए डिजाइन करा था क्योंकि आप जब नॉर्मल आईपीओ प्रोसेस में जाएंगे सेबी में, देयर आर लॉट ऑफ हैसल्स, देयर आर लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, हजार तरह की चीजें नॉर्मल लोग नहीं कर पाएगा। तो उसमें क्या है, जो एसएमई और एमएसएमई प्लेटफॉर्म जो इमर्ज और आपका जो एसएमई है बीएससी का, इसीलिए करा गया ताकि इनको कोई परेशान ना हो, बिना परेशानी का वो करे। आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग वो चीजें। तो उसमें आप कह रहे 680 एमएसएमई कंपनी ने अभी तक फंड रेज कर चुके हैं। 617। वो अमाउंट कितना है? सो 11,500 करोड़ के आसपास कैपिटल रेज हुआ है अभी तक। 13,500 करोड़, 11,500। उड़ीसा को कितना मिला है? सो उड़ीसा में अभी तक क्या था कि लास्ट वीक के पहले तक सिर्फ बीएससी एसएमई में एक कंपनी लिस्टेड थी जिसके करीब उन्होंने 45 करोड़ रुपए रेज किए थे। अभी इस वीक एक और कंपनी ने कैपिटल आईपीओ अभी क्लोज किया है, तो दोनों मिला के अभी 100 करोड़ रुपया रेज हुआ है और वो अभी लिस्टिंग होगी 16 तारीख को। जो सेकेंड कंपनी है वो लिस्ट होगी। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपको क्योंकि देखिए 670 आपने बोला, 650 या 70 आपने बोला जो लिस्टिंग, 11,000 करोड़ में से उड़ीसा की वो जो कंपनी था पारादीप ट्रांसपोर्ट की आपने बात करा था, पारादीप ट्रांसपोर्ट ने 45 करोड़ के लिए गया हुआ था, am I right? रफली और आज उसकी वैल्यूएशन है 250 करोड़। करेक्ट, 250 करोड़ है, 200 करोड़, मतलब 4x हो गया, 5x हो गया, ऑलमोस्ट 5x हो गया कंपनी। तो मैं उसी के यही उदाहरण यही देना चाह रहा हूँ, यही कोशिश करना चाह रहा हूँ। उड़ीसा का एक लौता कंपनी गया था 11,000 करोड़ में, हमारा हिस्से में कितना आया था? 645 करोड़ आया। तो इसके लिए एक सबसे बड़ा मेरा जो सवाल आपको अभी होगा, पॉइंटेड सवाल, द पुअर एक्सेसिबिलिटी टू द कैपिटल मार्केट from Odisha side, especially the player who are playing in this MSME sector. इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? आपको क्या प्रॉब्लम हुई जब इस रीजन में आप ट्रैवल करते हो? इसकी एमएसएमई की जो बंदे आपसे मिलते हैं, आपको सबसे बड़ा इश्यू क्या लगता है? क्योंकि बंगाल इज डूइंग वेल इन एमएसएमई, वो आपको क्या लगता है? वो मुझे एग्जैक्टली बताएंगे, सब सुनना चाहेंगे। देखिए जैसे अगर ईस्ट की बात करें ना, सो हम बंगाल, बिहार या उड़ीसा पर्टिकुलर की बात नहीं करते, हम पूरे ईस्टर्न जोन की बात करते हैं। उसमें हमें अभी भी लगता है कि हमें जितना पोटेंशियल है जो अपने रीजन का, वो हम उसका 50% भी अचीव नहीं किए हैं। सो उसमें अगर बंगाल देखें तो कंपैरेटिवली बेटर है। उड़ीसा में अभी कैसा है कि जब हम लोग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, जो कि पहले से इम्प्रूव हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक कंपनी लिस्ट हुई, अभी दूसरी लिस्ट होने जा रही है। अभी जो सर आए थे सिडबी से, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ क्लाइंट आर प्लानिंग फॉर कैपिटल रेजिंग थ्रू आईपीओ, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रोसेस थोड़ा डिलेड है, बट डिलेड होने के बावजूद
ये एक बार ये पिक करने लगेगा ना, अगर हमारे रीजन से, उड़ीसा से कुछ सक्सेस स्टोरी सामने आने लगेंगी तो दूसरे को हिम्मत बनेगा। आज क्या होता है कि एक कल्चरल होता है, एक अगर वेस्टर्न पार्ट में जाएं तो सबका बिजनेस मेंटालिटी होता है। यहाँ पर भी लोग बिजनेस करते हैं लेकिन क्या है, अपनी ओनरशिप छोड़ने में थोड़ा सा कतराते हैं, वो एक हिच रहता है उनको। तो ये जब कल्चर चेंज होगा ना, जब दूसरे के सक्सेस स्टोरीज देखेंगे तब उन्हें में हौसला बढ़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद अपने देखेंगे कि और भी कंपनियां, पोटेंशियल कंपनियां जिसको एक्चुअली कैपिटल रेस करना है वो लिस्टिंग के लिए आगे आई। हाँ, आपने अभी एक बहुत बढ़िया चीज़ कहा जिसकी वजह से वी आर इन द थर्ड एडिशन ऑफ मनी मैटर, कि लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, या चाहे वो इन्वेस्टर हो या चाहे वो बिजनेस हाउसेस हो। क्योंकि आप देखिए उड़ीसा को अगर आप नज़र करेंगे, कोई भी अगर जो स्टार्टअप शुरू होता है, यू हैव ए ग्रेट आइडिया बट इट्स रिक्वायर्ड ए कैपिटल टू बैक, ओके। बट क्या होता है, आपका वो कैपिटल क्या है? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिन्होंने आइदर आपने कुछ मॉर्गेज किराया, कुछ गिरवी देके कुछ लिया होगा। वो क्या होता है ना, आपने डेप्ट, उसको हम क्या कहते हैं, हमने लैंग्वेज में डेप्ट कैपिटल, ये सारा डेप्ट कैपिटल लोन बिजनेसेस है। और डेप्ट कैपिटल की एक लिमिटेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का। मुझे दुख तब होता है 9:15 9:30 बजे जब मैं स्क्रीन में देखता हूँ, 9:15 दैट, मैं एक बता देता हूँ लोगों के लिए कि बीएससी का जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स। आपको पता है उसका नाम सेंसेक्स क्यों है? बिकॉज इट्स वेरी सेंसिटिव, इट रिएक्ट्स। अगर थोड़ा सा कुछ होगा ना, सेंसेक्स रिएक्ट करेगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी खबर आ जाए, आप देखोगे, इसीलिए उसका नाम रखा गया था सेंसेक्स। और इन्होंने कहा 11,000 करोड़। मैं आता हूँ एनएससी के जो इमर्ज प्लेटफॉर्म है उसमें रेज हुआ है कोई 24,000 करोड़। वही सिमिलर 600 कुछ कंपनियां उनकी भी। अगर वी क्लब बोथ द एक्सचेंज, बिकॉज बीएससी जो था वो सबसे पुराना था, एनएससी बाद में आया 95 96। वी जस्ट फॉलो द अमेरिकन ट्रेंड बिकॉज दे हैव नैस्डैक, डाउ एंड एसएनपी। सिमिलर मॉडल पे हम चल पड़े, जैसे चाइना में भी वही सीन है। तो कुल मिलाकर 40-45,000 करोड़ की रेज हुआ है टोटल एमएसएमई में। उड़ीसा को जो आया है टोटल में देख रहा था, इट्स अराउंड 70-75 करोड़ जस्ट। इट्स नॉट इवन पीनट्स आई कैन से। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, एक कंपनी ऐसा है जो एग्जैक्टली उड़ीसा में है और सिमिलर कंपनी एक दूसरी जगह पे, एक दूसरे स्टेट में है, और उस कंपनी का मार्केट कैप है 40,000 करोड़ इन एनएससी। बीएससी में भी होगा उतने वैल्यू। एग्जैक्टली उड़ीसा में वही कंपनी है, वो वही सर्विसेज दे रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है दो चीज, या मैं तो नहीं कहूंगा इच्छा शक्ति नहीं है, मेरा 2,000 करोड़ का है, मैं क्यों नहीं चाहूंगा 40,000 करोड़ का बन जाए? क्यों? हाँ, वो जवाबदारी आ जाएगी शेयर होल्डर को देना, वो अलग बात है। बट स्टिल आप जब 40, आप देखो, आप बिजनेस जब करते हैं ना, मैं क्या, मैं स्टॉक मार्केट को उसी हिसाब से नहीं लेता संदीप जी, कि लोग पैसा बना के निकले। इंडस्ट्री जब आप अदानी है, आप कह रहे हो 10 लाख करोड़ की कंपनी है, आप वो देखो ना, वो जो साइज हो जाता है ना, उस साइज की वजह से कंजप्शन बढ़ता है, जो लोग जॉब में, जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो इंपॉर्टेंट है उसमें, वो फैक्टर आ जाता है उसमें। तो इस लिहाज से देखें, उड़ीसा का मुझे दो सेक्टर दिखता है जहां पे उड़ीसा कैन हैव एक्सेलेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वन इज टूरिज्म, अनदर वन इज एमएसएमई। और एमएसएमई तभी संभव है, टूरिज्म चलो आप कर जाओगे, सरकार कर देगा सब चीजें। एमएसएमई में वो इनिशियल स्टेज की, वो जो मिस्टर प्रताप षडंगी भी मेंबर पार्लियामेंट, वो भी कह रहे थे, और वो एमएसएमई मिनिस्टर जो थे ऑनरेबल मिनिस्टर मलिक, मिस्टर मलिक भी कह रहे थे, वो स्कीम सारे हैं, लेकिन स्कीम का भी एक लिमिटेशन है। वो फिर आगे आपको एक्सचेंज की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में लोग पैसा पकड़ के बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं आप आइडिया लेके आइए, हम पैसा दे रहे हैं ना आपको, अब चलाइए। आप जब चलाएंगे, लेट से अगर मैं हमेशा वही चीज प्रोग्राम से पहले मैं सोच रहा था, अगर 50,000 करोड़ में से 1% या 2% आता तो 1,000 करोड़ आता, तो कितना एमएसएमई ग्रो कर जाता? वो जो 2,000 करोड़ आता उन लोगों के पास, वो 2,000 करोड़ का कंपनी 5,000 करोड़ हो जाती ना वैल्यूएशन वाइज। जब वो 2 का 5 होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ जाता ना, स्पाइक आ जाता ना उसमें। वो चीज है। आप मुझे बताइए, मेरा ये गुजारिश है बीएससी से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या क्या स्टेप लेंगे आने वाले टाइम में, ताकि जितने भी एमएसएमई यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, 1 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन होगा मेरे ख्याल से, somebody was telling, तो उसमें माइक्रो होगा, स्मॉल होगा, मीडियम कुछ होंगे। आप किस तरह का वर्कशॉप करने के प्लान कर रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम इज डिफरेंट। आप उनको स्पून फीडिंग, दिस स्टेट रिक्वायर्ड स्पून फीडिंग, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस स्टेट का क्या है, वी विल नेवर टॉक अबाउट तमिलनाडु। आप वो स्टेट हम जब कहते हैं ना, वो
इमर्जिंग स्टेट है, वो 1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, किसी का 42 लाख करोड़ है, जो सेकेंड वन है 32 लाख करोड़ है, उसका 31 है, दूसरे का 29 है, गुजरात का 27.5 है गुजरात मेरे ख्याल से, क्योंकि वो लिटरेट, आपको पता है 60% IPO अप्लाई करता है गुजरात, दे आर लिटरेट, दे आर फाइनेंशियली लिटरेट। और सामने जैसे प्रदीप जी बैठे हैं, प्रदीप जी का मंथली इनकम 20,000 रुपए है, प्रदीप जी का इनकम अगर 20 से 30,000 रुपए हो जाता है तो प्रदीप जी वो 10,000 क्या करेंगे, खर्च करेंगे ना, वो जब वो खर्च करेंगे वो जाएगा कहां पे, आपका मार्केट तो बढ़ा, खर्च की वजह से मार्केट बढ़ा, कंजप्शन नहीं बढ़ेगा तो फिर वही टैरिफ वाला सीन है। आप टेंशन, अभी जो सबसे बड़ा टेंशन इंडिया के सामने ही है यूएस के साथ जो ट्रेड डील में, कि जो 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़ का जो गैप है हम मैनेज कैसे करेंगे, अनलेस वी नेगोशिएट, इंटेंसिवली नेगोशिएट विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। उस चीज के लिए मैं ये सारा इसीलिए बताना चाह रहा हूं, बिकॉज आई एम पेन टू से दिस। मैं आपको कुछ एक फिगर्स देता हूं प्लीज, कि अगर पूरे कंट्री में देखा जाए तो 6.8 करोड़ MSME रजिस्टर्ड है, उसमें से माइक्रो को अगर हटा दे तो 50 लाख SME बच जाते हैं जो कि एलिजिबल हो सकते हैं फॉर लिस्टिंग। yes. अब उसमें से भी अगर आप देखोगे 50 लाख मैंने बोला, दोनों एक्सचेंजेस में मिला के आज के डेट में करीब 1250-1300 कंपनी लिस्टेड है। पोटेंशियल क्या है, पहली बात। फिर हम एक प्रधानमंत्री बात करते हैं हमारे विकसित भारत की 2047, ठीक है, उसको जब इकोनॉमी को उस लेवल पे ले जाने के लिए जितना ग्रोथ चाहिएगा तो क्या हमारे पास वो ग्रोथ कैसे आएगा। आज जो लोकल कंपनीज हैं जो कि उस स्केल पे बढ़ेगी तभी वो ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि फंड की जैसा आपने बोला कमी नहीं है, इन्वेस्टर के पास पैसे की कमी नहीं है, पीपल आर लुकिंग फॉर गुड कंपनीज जहां पर वो पैसा डाले। लेकिन उस पैसे को अदरवाइज क्या होगा, पैसा एक तरफा आ रहा है। आज BSE में अकेले में 5,000 कंपनी लिस्टेड है, मैं SME और मेन बोर्ड दोनों मिला के बोल रहा हूँ, उसमें से करीब 3,500 कंपनियों में रेगुलरली ट्रेड भी होता है। तो एक तरफा पैसा आ रहा है तो वो पैसा क्या करेगा, मेनली आज के डेट में कहाँ से पैसा आ रहा है, 28,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहा है। अब घर घर में लोग म्यूचुअल फंड समझने लगे, ये एक बढ़िया साइन है। एंड आई एम श्योर ओडिशा इज ऑल्सो डेवलपिंग एज फार एज इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड इज कंसर्न। वो पैसा आके अगर वो उसके पास कोई एवेन्यू नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो क्या हो। एग्जैक्टली, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, और अच्छी कंपनियां चाहिए। खाली लिस्टिंग इज नॉट द रिजल्ट, गुड आइडिया एंड रिजल्ट। अच्छी कंपनियां चाहिए जिसमें पोटेंशियल है, उसमें पैसे लाने की कोई कमी नहीं है। अगर आप बोलो तो मैं 1-2 एग्जांपल ऐसा दे रहा हूं जो रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए, एक कंपनी हमारे SME में लिस्ट हुई थी, नाम अपने XYZ रख लेते हैं। अगस्त 2023 में इश्यू प्राइस जो है, जो कंपनी ने शेयर्स दिया था 75 रुपए के प्राइस पे दिया था, 10 रुपया फेस वैल्यू पे, और उसका इश्यू साइज था, कंपनी ने रेस किया था 43 करोड़। टर्नओवर उस समय कंपनी का टर्नओवर था 371 करोड़ और उसकी प्रॉफिट थी सिर्फ 18 करोड़ जब लिस्टिंग आया था तब, और मार्केट कैप था 170 करोड़। आज के डेट में विद इन से 2 इयर्स टर्नओवर उस कंपनी का हो गया 1600 करोड़, प्रॉफिट हो गया 112 करोड़, 18 करोड़ से 112 करोड़ प्रॉफिट, मार्केट कैप 4,352 करोड़। मेरे को एक चीज बताइए, अगर उस बिजनेस में दम है तभी ना लोग उसमें पैसा डाल रहे हैं, तभी कंपनी परफॉर्म कर पा रही है, तभी एंटायर इकोसिस्टम बन रहा है। हमारे आप में और हमारे यहाँ पे बीच में जो भी एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं जो कि लिस्टिंग के बारे में कभी भी नहीं सोचे, आप हो सकता है आप ये सोचते हैं कि मेरा बिजनेस है, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या मालूम कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपका बिजनेस ग्रोथ का। आज अपने आप को आप वैल्यू कर सकते हो बिजनेस को 200 करोड़ का, उसके बियॉन्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन मार्केट इज द राइट प्लेस जो कि आपको वैल्यू करता है, आपके बिजनेस को वैल्यू करता है, और वो इन्फानाइट है। TCS की हम लोग बात करते हैं, इन्फोसिस की हम लोग बात करते हैं। एक समय में इन्फोसिस बहुत छोटी कंपनियां हुआ करती थी, आज वर्ल्ड लीडर्स है टेक्नोलॉजी में। सो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक मार्केट में तब आना है
जब आपके बिजनेस में दम है, आपको पैसे की कमी हो रही है, कमी इन द सेंस आप हर चीज लोन पे नहीं ले सकते। जैसे आपने कहा डेट इक्विटी रेशियो एक बहुत बड़ा चीज है, बैंक्स आपको लोन देगा टू एन एक्सटेंट, उसके बाद कोलेटरल मांगेगा, तो आप क्या करोगे? लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में है पोटेंशियल, आप आइए, प्रपोजल लेके आइए, मर्चेंट बैंकर्स है हमारे साथ, आपके उड़ीसा से भी, भुवनेश्वर में है हमारे मर्चेंट बैंकर के ऑफिस, वो आज आए भी है। मैं इंटरप्ट थोड़ा करूंगा। मैं एक चीज में सोच रहा था अभी, एक कहावत है, इफ आई पुट इट इन दिस वे, लाइक आपके 4 बच्चे हैं, ठीक है, कोई 10,000 कमा रहा है, उसमें से एक को अच्छा कर दो, वो पूरा परिवार को ठीक कर देगा। जैसे क्या है, उड़ीसा को क्या चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ उड़ीसा का लेट से जैसे 10,000 MSME जो मीडियम रेंज वाले, जो 100 to 200 को 300 को रेंज में जिनका टर्नओवर है, अगर 10 ढंग की कंपनी हो जाए ना, 10 ढंग की, मैं हमेशा से, इट विल बी लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, मैं पूछना नहीं चाह रहा हूँ वो चीज़ें, मतलब मुझे कभी कभी इस तरह का ख्याल आता है, कुछ चीज़ें ऐसे होता है, मुझे ऐसे ख्याल कभी कभी आता है, इट्स नॉट ए कॉन्ट्रोवर्शियल, नॉर्मल थिंग। मुझे हमेशा से लगता है अमूल इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द कंट्री, बट इट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इट विल नेवर बी लिस्टेड इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि वो कोऑपरेटिव है। मुझे लगता है नेस्ले कुछ नहीं है, अगर नेस्ले अगर उसकी अगर 2-2.5 लाख करोड़ की वैल्यू है, अमूल जिस दिन लिस्टिंग होगा, मुझे इतना उम्मीद है, मैं अपने 20 साल के तजुर्बा से कहता हूँ, इट नॉट बी लेस देन 5 लाख करोड़, इट विल बी द बिगेस्ट IPO एवर इन द हिस्ट्री। अमूल, ये भी आप मेरे से एग्री करेंगे, वो कोऑपरेटिव है क्योंकि इट्स अ फार्मर ड्रिवन है। तब जब मैं उसी के सामने ओमफेड की तरफ मेरा नजर चला जाता है, मुझे लगता है क्या डिफरेंस रहा होगा इन दोनों में? मॉडल सेम है, सब कुछ वही है, ऐसा तो है नहीं। अमूल क्या है? तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अमूल इज ए हाईली प्रोफेशनल ड्रिवन। IRMA से जो पास आउट होते हैं, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर वही बनते हैं। आप मेक शिफ्ट नहीं करा सकते, इट्स ऑलवेज यू नीड ए डोमेन। वो मैं हमेशा मानता हूं, मैं एक ऑर्थोपेडिक केस को एक न्यूरोसर्जन के पास नहीं भेज सकता, वो ऑर्थोपेडिक वाला ही ट्रीट करे। आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना दीजिए, वही कंज्यूम कर लेगा ना एम्प्लॉयमेंट, वही बढ़ा देगा अपनी इकोनॉमी को। अमूल जस्ट, आई मीन इट्स जस्ट एन एग्जांपल। मैं वो जो कॉन्टेक्स्ट आप कह रहे थे ना, वो एक उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। उसी तरह के कभी कभी मैं ब्रोकिंग का भी देखता हूँ ना, उड़ीसा मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे किसी ने दिल्ली में एक बार बोला कि जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस है, किसी का हेडक्वार्टर बॉम्बे है, किसी का हेडक्वार्टर पुणे है, किसी का बैंगलोर है, किसी का दिल्ली NCR में कहीं है, नोएडा है, अलग अलग जगह पे। कहीं एक ब्रोकिंग मैंने नहीं देखा ब्रोकिंग हाउस जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर हो। भुवनेश्वर हेडक्वार्टर नहीं है, भुवनेश्वर को स्टॉक मार्केट भुवनेश्वर होता है काम वहां, ये अच्छा नहीं लगता। और मैं ये मानता हूं, कोई भी चीज कभी डिले या लेट नहीं है। जहां से हम क्या कहते हैं हिंदी में, जब उठो तभी सवेरा वाला कहानी है। उड़ीसा यूज्ड टू बी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, देन इट शिफ्टेड टू सर्विस इकोनॉमी व्हिच इज कंटिन्यूइंग करेंटली, और नाउ एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। अब शिप बिल्डिंग पार्क वाला चीजें भी आ रही है, शिप बिल्डिंग आंध्रा और उड़ीसा वो जो कॉरिडोर है उसमें आएगा, बहुत सारा चीजें। सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, वो 4,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं, वो तो 40,000 करोड़ होगा। और उड़ीसा कैन बी आने वाले टाइम में पोटेंशियल EV के लिए, EV व्हीकल और EV इक्विपमेंट्स के लिए तमिलनाडु इसीलिए फेवर्ड है क्योंकि उनके पास वो मैन्युफैक्चरिंग वाला वो भी है ना, वो जो रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस करते हैं, व्हीकल जो 4 व्हीलर्स की, जो टाटा मोटर हो, जो भी है, ऑटो एंसिलरी की बात कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से देखा जाए उड़ीसा में भरपूर पोटेंशियल है। नॉट बिकॉज माई स्टेट, इवन दो आई स्टे हार्डली 2 days इन ए मंथ, बट वो भी थैंक्स टू मनोरंजन बाबू तांकरी भाई मु मासर दीदिन रही पड़ी, बहुत ज्यादा पोटेंशियल। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मैं NSE को भी बोलूंगा, इस मंथ से कह रहा हूँ, और मैं आने वाले टाइम में मेरा ये भी प्लान है कि आई विल रिक्वेस्ट टू सेबी चीफ मिस्टर तुहिन कांत पांडे, वो उड़ीसा कैडर के ब्यूरोक्रेट्स है, वो आजकल सेबी चीफ है, उनको लेके एक प्रोग्राम भी यहाँ करेंगे, सो दैट कि मेरा यही इंटेंशन है ना, उड़ीसा भुवनेश्वर शुड गेट हाईलाइट इन ए फाइनेंशियल लैंडस्केप, कि यार वहाँ हो रहा है। खाली ग्रोथ GDP उससे कुछ नहीं होगा, वो एक्चुअल एब्सोल्यूट टर्म में भी होना चाहिए। मेरा वो है, आप आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कंक्रीट स्टेप लीजिए, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स करिए, एंगेज करिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लोग आए हैं, उड़ीसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी कुछ सज्जन आए हुए हैं।
उनसे बात करिए, उनसे सेमिनार कराइए और प्रियदर्शी जी, एडुकेट कराइए। मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि एज फार एज बीएससी इज कंसर्न, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि बहुत प्रिसिशन से ये काम हो। जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स आए हैं, तो अभी उस चेंबर ऑफ कॉमर्स में जो इंडस्ट्री वाले लोग एज अ मेंबर है, तो अपने को वी आर रेडी टू एंगेज विद द चेंबर ऑफ कॉमर्स टू पिन पॉइंट कि इस प्लेटफॉर्म को कितने लोग यूज के लिए एलिजिबल है। देखिए, आज हम लोग आए, एक प्रोग्राम कर नो, दिए। मैं उनकी नॉलेज की बात नहीं, कर मैं रहा हूँ, समझ- एंगल बता मैं रहा समझ हूँ, रहा मैं हूँ। लिस्टिंग के तरफ नहीं जा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है, हम लोग रेडी है उस चीज को करने के लिए, जहां पर उस चेंबर ऑफ कॉमर्स के जितने कंपनियां उस लेवल की है। अब आप सपोज करो एकदम छोटी कंपनियां हैं, अवेयरनेस के लिए ठीक है, दैट कैन बी डन थ्रू 3-4 सेमिनार्स और ड्यूरिंग अ ईयर। बट मेरा ये कहना है, अगर लिस्टिंग की बात करें, कैपिटल रेजिंग की बात करें, वी विल हैव टू पिन पॉइंट दोज कंपनीज। अब उसमें चेंबर ऑफ कॉमर्स शुड कम फॉरवर्ड कि उनके पास तो सब डिटेल्स है यस, एसोसिएशन के, उनके कंपनीज के, उसमें वो आइडेंटिफाई करे कि कौन कौन कंपनियां एलिजिबल है और उस कंपनियों को बुलाए। सो वी आर रेडी टू कम फ्रॉम आवर साइड। आई कैन कम, वी कैन गेट द मर्चेंट बैंकर्स आल्सो टू अटेंड, Yes. सो दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग हो कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे वो कैपिटल रेस कर सकते हैं और कैसे इसको प्रोसेस को आगे ले सकते हैं। आई विल टेल यू, सिंस मैं कैलकाटा रहता हूँ, कुछ कंपनियों से हम मिले जो कि आज के डेट में वो रेडी नहीं है एज फार एज फाइनेंशियल इज कंसर्न, बट वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं 2027 की। तो वो कैसे होगा? वो फ्रीक्वेंट एंगेजमेंट से होगा, यस, वो हैंड होल्डिंग से होगा। उसको कहीं ना कहीं आपको एक्सचेंज तो बहुत बाद में आता है, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ेगा। चार्टेड अकाउंटेंट, सीएस जो भी है, मर्चेंट बैंकर्स है, वो लोग आपको गाइड करते हैं तो कि आपको 1-2 साल में रेडी हो आप आईपीओ लाने के लिए। उसके लिए वी आर एवर रेडी फॉर डूइंग दिस फॉर नॉट जस्ट ओडिशा, द एंटायर ईस्टर्न जोन। यस। नहीं, मैं लास्ट टाइम भी आपसे मेरा जो कन्वर्सेशन हो रहा था कि अगले 2 साल में अगर 10 से 15, एटलीस्ट 10, क्योंकि क्या होता है, एक अच्छा कंपनी जो है, वो पूरा जो पेरीफेरी है ना, वो सारा आई मीन व्हाट आई कैन से, उसका एक रेट्रो इफेक्ट रहता है पूरा, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे कंजप्शन, एवरीथिंग, इकोनॉमी पूरा बदलता है। आप एक इन्फोसिस लीजिए, पूरा उसने पूरा चेंज करा है आईटी लैंडस्केप को। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, मैं चाहूंगा अगर कोई क्वेश्चन आंसर जो है आपके लिए, अगर कोई वी कैन ओपन सम क्वेश्चन आंसर। अगर कोई लोग कुछ पूछना चाहें आपसे बीएससी से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी को अगर कोई पूछना है बीएससी से, कोई लिस्टिंग रिलेटेड हो, कोई और सवाल हो जो उनको समझ नहीं आ रहा, समझना है, so he is there to help you, so you can ask now. As independent directors, so to create independent directors, more independent directors, what SEBI and particularly BSE is taking initiatives, that I would like to know. No, so as far as I know, the BSE does not have any pool of independent directors with them. So in that case, I think the CA Institute or maybe CS Institute can play a role here. The listed companies, when they go for listing, they definitely look for that. So exchanges do not have any role to play in this No independent. role to play. I mean to say, since BSE is promoting that many companies to go for IPO, so there is also requirement of a lot of independent directors. Of course, professionals will be required. They required. So in that sense, you must have some calculation. Yes, if this much IPOs are coming, so this much independent directors are required. In that context, there must be some ecosystem to be more independent directors. Sorry? To be more independent directors. So that too, in any case, as you said, the independent directors will be required for such companies. Exactly. So whatever the IPOs are coming, so these companies will be having those independent directors, Exactly. and the demand for the independent directors will increase going forward. Yeah, that is my point. But what SEBI and other players are taking initiatives? That is my question. So what kind of initiative can exchange take in this? That is my point. That means BSE is not facilitating anything. No, it is not related to exchange. Okay. That has nothing to do with the exchange. There's nothing to do. Yeah, absolutely.
excuse me. Hello. I saw. Do you think that for any new product that needs a brand, nationally or internationally known brand, that product needs for its improvement? Do you think that? उनको एक ब्रांड मिलना चाहिए. Sorry, I did not get your question, sir. Sir, just you see, Amul got the market in international market because he connected, that company connected with the British state company. Milk, what you call it, the products, British company, these products, they also took these products, choose the quality, and internationally they imported that thing. Import and export, both they did the thing. Like that, do you think that all products, all new products under this small scale, medium scale industries, they need also that type of a brand to go to the market? Of course. So, sir, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि लोकली लोग जानते हैं, तो बाहर वाले लोग, अगर आप सपोज कीजिए कुछ उड़ीसा में लोकल बना रहे हैं, अगर मैं बंगाल में बैठ के अगर मुझे पता ही नहीं है, इट कैन बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट इफ आई एम नॉट अवेयर, yes, so how does this industry grow here in Orissa? तो it has to do some sort of marketing, and some sort of marketing के साथ क्या होगा, उसको फंड चाहिएंगे. फंड के लिए वो पहले बैंक के पास जाता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाता है. right. वहां पर अगर उसको और प्रॉब्लम आ रही है फंड रेज करने के लिए, तो ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट के लिए एक्सचेंजेस में आएगा. उस दैट कमिंग टू द एक्सचेंज इट विल इटसेल्फ गिव देम अ ब्रांड. बिकॉज क्या होगा, वो लिस्टिंग होने से सब लोग जानने लगते हैं अक्रॉस इंडिया कि ये कंपनी है, उड़ीसा की है, ये कैपिटल रेज की है. बिल्कुल. अगर उसमें पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली द कंपनी गेट्स द फंड फॉर द ग्रोइंग, एंड दे गेट ऑल्सो द ब्रांडिंग. दैट इनहेरेंट उनको एक एडवांटेज है ब्रांडिंग का. ओके. ଆଉ କିଛି क्वेश्चन ଅଛି बीएससी ପାଇଁ? Now we will wind up the session. How many Okay. people One do we question. have here from the industry We have around earlier in this audience? around 40, 30, 40, 30, 40 people. 30, 40. Mr. More, yeah. Actually, see, BSE as an exchange, as you explained, right? The role in price discovery when a business listed, right? Price discovery happens. The second best thing, okay, capital can be raised. But the point I want to ask, and I would like you to explain to the audience. See, what is the role of BSE in the development of MSME? By that, what I mean, firstly, there is lack of awareness. There are many businesses, how they can be explained that there is an opportunity to raise capital in case you want to, right, dilute your equity. So there is a process. So as you explained also, there are, right, they need to come with a red herring prospectus. There is a process. So just in a nutshell, if you can explain what is the process and why an MSME, as you said, no, there should be good enough, best enough, only 4,500 in the whole universe we are listed. And we have lakhs of companies throughout the world, MSME throughout India. In Odisha also, thousands of MSMEs. So just the process, why, if an MSME, see, it's not that multiplying the what you call the profit or revenue. You are diluting your capital. If you are doing business with using your own capital and other capital is fine. So what is the process and how will you encourage MSME to take advantage of being listed in BSE and other exchanges? And what is the role of BSE in this regard? And what is your locus standi? What you can do, what you cannot do? Understood. Sir, as far as BSE is concerned, BSE is a platform. So we are platform for getting yourself listed. Okay, we are into platform business. Abhi, as far as the role of BSE towards SME is concerned, so we, as I said,
we are ready so to engage with you all in explaining the criterias for SME. So अभी just in a nutshell I will tell you, अगर कोई भी कंपनी SME में लिस्ट होना चाहती है तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी की क्राइटेरिया रहती है, ठीक है, उसमें नेटवर्थ का क्राइटेरिया रहता है, फिर उसमें वो कितना फंड रेस कर सकता है. तो पोस्ट इक्विटी पेड अप कैपिटल जो है पोस्ट लिस्टिंग वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तभी वो SME में रहता है. अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो मेन बोर्ड में जाता है. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि SME और मेन बोर्ड का डिफरेंस क्यों आया. मेन बोर्ड के क्राइटेरियाज है सेट बाय द रेगुलेटर्स, और उसके बेसिस पे जिनको भी कैपिटल रेस करना था वो आते थे, एक्सचेंज में लिस्ट होते थे. लेकिन जो हम बता रहे हैं कि हमें भी ऐसा लगा कि देयर इज अ नीड टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द स्मॉलर कंपनीज, राइट. तो उसके लिए क्राइटेरिया थोड़े रिड्यूस किए गए, दैट्स अ सेपरेट, टोटली उनके लिए रिड्यूस किए गए. कंप्लायंसेस टू एन एक्सटेंट रिड्यूस किए गए सो दैट इट बिकम्स अ प्रैक्टिस मैच फॉर देम. आज कोई भी नया आ रहा है उसके लिए अचानक से आप उनको बोल देंगे ये कंप्लायंस करना है, ये कंप्लायंस करना है, उनको लगता है झमेला है, मैं पहले ही बेटर था. लेकिन ये ऐसा नहीं है, हर चीज के लिए लोग हैं. आज देयर आर प्रोफेशनल्स टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग दैट यू वांट. ओनली थिंग इज द इंटेंट एंड वेदर योर बिजनेस हैज द पोटेंशियल और नॉट. आपको ये दो क्राइटेरिया ही मेंटेन करना है. बिजनेस में पोटेंशियल है, आपको एक्चुअली फंड की जरूरत है, ठीक है, आप कंप्लायंट रहना चाहते हैं. दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा बोला अरे मेरे को मेरा बिजनेस में है, मेरे इतने पैट है, मेरे को कितना मैं कैपिटल रेस कर सकता हूँ. हमारा क्वेश्चन रहता है किस लिए चाहिए आपको. तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं ना, वो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर वो ही नहीं है तब आप खुद ही क्लियर नहीं हो कि उस पैसे से लेंगे करेंगे क्या. आप सपोज कीजिए एक छोटी फैक्ट्री बना के काम कर रहे हैं, आपको ऑर्डर्स काफ़ी है या आपको ऑर्डर्स काफ़ी मिल सकते हैं, आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको बड़ी फैक्ट्री लगानी है, मशीनरी लगानी है. वहाँ पर एक्सचेंजेस कैन प्ले अ रोल इन द सेंस दैट दे विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस. और उसमें खाली एक्सचेंज का रोल नहीं आया, एज आई बीन कंटिन्यूसली टेलिंग दैट यू नीड हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल्स लाइक अ चार्टेड अकाउंटेंट, CS एंड मर्चेंट बैंकर्स गाइड करने के लिए. उसके बाद वंस योर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और ये सब प्रिपेयर्ड होता है, देन अगेन एक्सचेंज कम्स इनटू पिक्चर. पोस्ट लिस्टिंग कंप्लायंसेस में भी एक्सचेंज का आपके साथ इंटरेक्शन रहता है कि आपको क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं, वो टाइमली आप किए हैं कि नहीं. बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट, जैसे मैं सबको एक बहुत ही सिंपल भाषा में बोलता हूँ. लोग बोलते हैं कि हमारा बिजनेस है, हम काम कर रहे हैं, हम खुश हैं, लेकिन लिस्टिंग से क्या हमारे लाइफ में चेंज हो जाएगा. तो ऐसा चेंज हो जाएगा अगर आप लोग कैलकाटा, मैं कैलकाटा से रहता हूँ, कैलकाटा मेट्रो, उसमें क्या होता है कि आप ऑफिस टाइम में अगर मेट्रो में जा रहे होते हैं ना, फुल्ली क्राउडेड. वैसे बॉम्बे लोकल की भी आप सुने होंगे, फुल्ली क्राउडेड. वहाँ उसमें घुसना आपका इच्छा का बात है, निकलना आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं है. फिर तो आपको अपने आप ही क्राउड जहाँ निकालना है निकाल देगा. तो लिस्टिंग भी एक वैसा ही प्रोसेस है. आपका इंटेंशन अगर हो गया कि मुझे लिस्टिंग कराना है, मुझे कैपिटल रेस करना है फॉर द ग्रोथ, फिर तो क्या है कि रेगुलेटरी जो चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, उससे आप खुद ही इतने डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं कि आपका बिजनेस में ऑटोमेटिकली ग्रोथ होता है. आज के डेट में आपको पूछने वाला कोई नहीं है आपके बिजनेस में. नोबडी इज देयर टू आस्क यू. जैसा हो रहा है चल रहा है. यहाँ पर तो फिर आपको बोर्ड मीटिंग भी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टर्स लोग को एड्रेस भी करना पड़ेगा. सो यू बिकम डिसिप्लिन एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस ऑल्सो. Sorry? I did not get your second word. What? Going to be taken by BSE for the delisting company. What sort of measures that you are actually? I just ask you. No, I mean, why about the delisting part? You need to explain it to me. Because some companies are delisted. That's why some small investors, they are losing their money. Is there any precaution measure, or is there anything for the guideline is there, or BSE is taking any steps? So I'll tell you, once you have invested your hard-earned money into the stock market,
वो पैसा आपका है. सिमिलर टू इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस, आपने उसमें पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद आप क्या भूल जाते हो उस बिजनेस को, आप रोज उसके बारे में जानते हो, उस पर मेहनत करते हो. तो इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज ऑल्सो लाइक दैट. ठीक है, आपने कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी क्या परफॉर्मेंस कर रही है. आजकल तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है एक्सचेंज के वेबसाइट में, विद इन सेकेंड्स कंपनी रिपोर्ट करती है, वो एक्सचेंज के वेबसाइट में अपडेट हो जाता है. तो अगर आपने पैसा लगाया है, वो कंपनी का परफॉर्मेंस बोल दीजिए, या कंपनी ने कुछ इंडस्ट्री से फर्दर सेटअप की है, या कंपनी को कोई चीज से नुकसान हो गया है, इवन इफ देयर इज अ से फॉर एन एग्जांपल अ फायर in any of the factory of a particular company, they need to report to through the exchanges. वो आपको पता चलता है. ये इसके बावजूद भी एक फुल प्रूफ 100% बिजनेस तो किसी का भी नहीं हो सकता है, वेदर लिस्टेड और नॉट लिस्टेड, राइट? My question is नहीं, आई विल कम टू योर क्वेश्चन. तो कोई भी बिजनेस फुल प्रूफ तो हो नहीं सकता है. उस कंपनी में अगर कोई सपोज कीजिए लॉस हो रहा है, लॉस होने के बाद उस कंपनी को वायबिलिटी नहीं होती है, then these companies go for delisting. Correct? Delisting के भी ऐसा नहीं है कि आज बोला और कल डिलिस्ट हो गया. नहीं, मैं संदीप जी एक्चुअली पता है क्या है, ये इनका जो सवाल है ना, मैं वाइंड अप कर देता हूँ उसको. इनका ये सवाल है जो मुझे समझ आता है, ये पूछना चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर का हार्ड अर्न मनी है, कोई स्टॉक में जैसे गया हुआ है, वो स्टॉक डिलिस्ट हो गया, तो उसमें एक्सचेंज क्या करेगा? उसमें एक्सचेंज नहीं, वो सेबी करेगा. वो तो सेबी का काम है. नंबर वन, इट इज रेगुलेटर. और दूसरा, इन्वेस्टर जो होता है, मैं हमेशा कहता हूं, पता है देश का प्रॉब्लम क्या है? वो टीवी देख के इन्वेस्ट करता है. नो, आई विल टेल यू, I'll come to you with example. I'll explain you. यस बैंक का शेयर था, 600 रुपए में ट्रेड हो रहा था. ठीक है, अचानक आपको खबर आया लेंडिंग में प्रॉब्लम है. जो लेंडिंग हुआ है, इट वॉज कंप्लीटली कुक्ड बाय मिस्टर राणा कपूर, राइट, फाउंडर. 600 का शेयर 400 हो गया. जिसने 50 शेयर रखा था, उसको 400 का सामान जब देखा, उसने क्या करा, और लाख रुपए का खरीद लिया विदाउट गेटिंग इनटू एनी ड्यू डिलिजेंस. क्यों यार, क्या प्रॉब्लम है? रुक जाओ. नियम होता है रुक जाओ. अगर देख रहे हो आग जल रहा है, आप खुद थोड़ी ना जाओगे, रुकोगे. हम कहते हैं लेट इट गेट स्टेबलाइज. हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेट इट गेट स्टेबलाइज. ओके, तो 400 जब हुआ, आप सुनिए, 400 जब हुआ तो 400 में लोगों ने पैसे लगा दी. 400 को गया 200, तब उसने क्या करा, और 2 लाख डाल दिया, और नया इन्वेस्टर आ रहा आगे. ठीक है, 200 का सामान आ गया. फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक 50, सर्किट लग के 50 हो गया. कुछ नया इन्वेस्टर जो सो रहे थे, उनको लगा कि जो नया इन्वेस्टर ही नहीं थे, उनको लगा अरे 600 का सामान 50 में मिल रहा है, ले लेते हैं यार. उनको इतना अकल नहीं आया, FII और DII अगर उसको बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है उसको? तो दैट इज इशू ना. उसको नहीं दिख रहा, 50 रुपए उसको भी दिख रहा है, और 50 का सामान हो गया 6. जब 6 हो जाता है, मगर चलो यार रहने दो, जो होगा देखी जाएगी. लेकिन वो जो वही तो, इसीलिए तो हम बैठे हैं. फाइनेंशियल लिटरेसी मुझे हर कोई मिल जाता है. मैं आजकल शेयर बाजार नहीं कहता यार, मैं मार्केट नहीं कहूँगा. सर कौन सा शेयर लेना है? अगर इनको तो नहीं पूछेगा, मुझे पूछ लेगा, सर शेयर कौन सा लेना है. मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जो चीज आप डेली लाइफ में यूज करते हो उसी को ले लो ना यार. आपका गाड़ी कौन सा है? ना टाटा है मेरा गाड़ी. आपने महिंद्रा क्यों नहीं खरीदा, टाटा क्यों खरीदा है? ना सर, वो 4 एक्सप्लेन करेगा ना कि वो गाड़ी मजबूत है, फला है, जो है ढिमका, जो बता दिया, 4 चीज बता दिया उसके, और उसी के ले ले. जब तेरा जान से ज्यादा तो तेरा पैसा है नहीं. कोई आता है कहता है अरे SBI में FD करके बैठे हो 10 लाख रुपए. आपको पता है अगर बैंक डूब जाए, आपको क्या मिलना है? RBI का जो गाइडलाइन है उतना ही मिलना है. अगर आपको इतना भरोसा है, आपने पूरा अपने जिंदगी का सारा पैसे उसमें FD कर दिया, उसी के शेयर लेके बैठ जाते हैं कुछ पैसे का. जो डेली, मेरा कहने का मतलब, जो डेली लाइफ में करते हो यूज करो और जागरूक रहो. You have to be very vigilant about it, and you have to do the analysis. What he said rightly. See, आपको पता है मेरे लॉजिक में शेयर होल्डर का क्या मतलब होता है? मैं इन्फोसिस नहीं बना सकता. अब मैं चाहता हूं इन्फोसिस बनाना, मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं उसका शेयर ले सकता हूं. शेयर लेके उसका शेयर होल्डर बन गया, मैं भी मालिक हो गया. आई एम ओनिंग इक्विटी ना. मैं हमेशा जो MSME का उड़ीसा में हो, या जो असम हो, या सम एक्सटेंट वेस्ट बंगाल हो, मैं गुजरात तमिलनाडु की बात नहीं करूंगा, उनका क्या प्रॉब्लम है? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा कि जो कर्जा, वो जो लोन आता है ना, EMIs, वो तो लिमिटेड सीट भी बैठे थे प्रद्युम्न जी, वो तो 1 साल बाद तो मांगेंगे ना.
6 महीना जो उनका मॉनिटरिंग पीरियड, उसके बाद कहेंगे यार रिटर्न दो, मुझे ईएमआई दो। उनको क्या पता वो 6 महीने में बिजनेस हुआ, सरकार ने कहा 1 साल में हो जाएगा। क्या गारंटी आप 1 साल में सक्सेस हो जाओगे यार? दूसरे साल लॉस चला तो कहां से लाके दोगे? See, इसीलिए you need a as far as exchange is concerned, we cannot comment on stock specific. Yeah. But इन्होंने जो बात बोला ना, I will sum it up in one line. Understand what you invest and invest in what you understand. Okay. ये बहुत जरूरी है. Thank you very much. Thank you so much. हम वाइंड अप कर रहे हैं।